तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एजुकेशन इज मस्ट। और दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जो कि कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोग के लिए जो है एक सीरीज लेके आऊँ, जिसमें से मैं कक्षा 10 का जो सभी चैप्टर्स है उसको बारी बारी से कवर करता चला जाऊँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सोच रहा हूँ पहला चैप्टर में आपको पहले पढ़ा दूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया नहीं, परिवर्तन बोल सकते हैं हम लोग। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो ऊपर लिखा गया है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक परिवर्तन। तो आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे होता है हमारा सब्जी का कटना, या फिर बर्फ का पिघल के पानी बन जाना, या फिर पानी का बर्फ बन जाना। इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का अवस्था बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, और उसका रंग बदल सकता है, ठीक है, उसका आकार बदल सकता है। और जब ये सब चीजें बदलती हैं, ध्यान दीजिएगा उस पदार्थ में कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हो गया वही सब्जी का कटना, ठीक है, सब्जी का कटना। तो आप देखते हो दोस्तों, जब सब्जी को आप काटोगे देखोगे उसमें जो है सब्जी का पहले जब काटे नहीं थे तब उसका आप टेस्ट लीजिए, और जब काटने के बाद जब उसको खाओगे तो उसका टेस्ट वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। और बर्फ का पिघलना सबसे कॉमन वाला एग्जांपल है भैया, बर्फ का पिघलना। तो ये भी एक तरह का हमारा भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं भौतिक परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है। देख अब तो आपने देखा होगा मोमबत्ती जब पिघलती है तो उस सेम टू सेम वैसे ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जलने के पहले थी जलने के बाद भी वैसे रहता है वो। अच्छा, मोमबत्ती के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे स्पंजी का पानी को सोखना, स्पंजी का पानी को सोखना, ठीक है। आप लोगों ने स्पंजी देखा है? स्पंजी देखा ही होगा। देखो आप लोगों ने साइकिल का सीट देखा है, साइकिल की सीट को जब फाड़ के देखोगे तो उसमें देखोगे कि जो है एक ऐसे दबाव बड़ा बढ़िया दबता रहता है वो, ठीक है, उसी को कहते हैं स्पंजी। उसको अगर आप पानी में से भिगाओगे तो पानी को अपने अंदर सोख लेगा, और फिर से दबाओगे तो पानी जो है नीचे निकल आएगा। यानी उस स्पंजी में जो है भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि वहाँ पे कुछ जो है उसके अंदर बदलाव नहीं आया, वो फिर से अपने पुनः स्टेट में आ गया। या फिर ऐसे कह सकते हो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पुनः से अपने अवस्था में आ सकता है। जैसे बर्फ वाला मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, बर्फ का मतलब क्या होता है, बर्फ जो होता है वो पानी से बर्फ बन सकता है, फिर बर्फ से पानी बन सकता है, ठीक है, तो वो पुनः अपने अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ना। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन की। चल भैया, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, पदार्थ बदल जाता है, सॉरी एकदम नया पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है? नया पदार्थ मिलता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल देखो, जैसे भी मैं कहूँ कि कागज का जलना, कागज का जलना। दोस्तों अगर आप कागज को जलाओगे तो देखोगे वहां पर कि कागज जब जलने के बाद आप उसको फिर से कागज प्राप्त नहीं कर सकते, वहां पे वो परिवर्तन जो हुआ है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो रासायनिक परिवर्तन है ना। रासायनिक परिवर्तन माने कि एकदम नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगला वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, फलों का पकना। दोस्तों ने आप देखा होगा कि फल जब पक जाते हैं तो क्या वो दोबारा से कच्चा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फलों का पकना जो है कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना।
इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, जो हमारे पौधे होते हैं वो हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, और भैया जो पृथ्वी से वो लोग जल को लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे खनिज लवण होते हैं उनको लेते हैं, और वो हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, अपना ग्लूकोज बनाता है, और जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो वहाँ पे जो पदार्थ बन रहा है, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बन रहा है, एकदम नया पदार्थ बन रहा है, तो वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। एक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे कि हमारा श्वसन, ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं, कोई भी चीज जब ऊपर सांस ले रहा है या फिर हम लोग ले रहे हैं, तो वो एक प्रकार का जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे, देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम उसमें पाया जाता है ग्लूकोज, क्या पाया जाता है, ग्लूकोज C6H12O6, और हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभिक्रिया क्या होती है, जो बनता है वो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, और इसी एनर्जी को हम लोग जो है ग्रहण करते हैं श्वसन के दौरान, ठीक है। तो श्वसन का क्रिया जो होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। जो पहला है हमारे यौगिक, दूसरा है अणु, तीसरा है परमाणु, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यौगिक होता क्या है। यौगिक जो होता है वो एक से अधिक यौगिक जो होता है वो एक से अधिक परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है, परमाणु का निश्चित अनुपात, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रहेंगे परमाणु रहेंगे हमारे, और उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित रहेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, यौगिक कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखना चाहूंगा, जैसे हमारा H2O, ठीक है, H2O यहाँ पर तो क्या है, यौगिक है भैया। यौगिक क्यों है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु का जो अनुपात है, अगर हम लोग द्रव्यमान के टर्म में देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब 1:8, ठीक है। तो अगर 1:8 के अलावा इसका अनुपात और कुछ हो गया, तो वो वहाँ पर H2O नहीं रहेगा, वहाँ पर कुछ और पदार्थ बन जाएगा ना। मतलब परमाणु, यौगिक का मतलब क्या होता है, ऐसे अणु या फिर सॉरी ऐसे परमाणु, माने दो या दो से अधिक परमाणु, उनका अनुपात जब निश्चित रहता है, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु जब उनका अनुपात निश्चित रहता है, तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि H2O हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने कहा कि NH3, इसे कहते हैं अमोनिया, क्या कहते हैं, अमोनिया, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने कहा कि CH4, इसको कहते हैं मीथेन गैस, क्या कहते हैं, मीथेन। मैंने कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में पढ़ाया है, इसके बारे में पूरा पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, या फिर आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कार्बन और इसके यौगिक में क्या होते हैं, कार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा यौगिक, ठीक है, जिसमें अनुपात निश्चित होता है। अब बात करते हैं हम लोग अणु की। अणु क्या होता है, देखिए अणु जो होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे अनुपात जो होता है वो निश्चित हो या ना हो, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो परमाणु से मिलकर बना होता है अणु। तो यहाँ पे बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, सॉरी अणु हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा C6H12O6, C12H22O11, ये सब एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये भी अणु है, तरह के, ये भी एक अणु ही है, ठीक है ना। अणु का अगर प्रॉपर डिफिनेशन देखना चाहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि दो या दो से अणु वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रह सकता, ठीक है ना। स्वतंत्र अवस्था में जैसे अपनी स्वतंत्र अवस्था बोले तो जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये परमाणु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परमाणु, अभी परमाणु का मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब H2 हो जाएगा तो ये अणु बन गया, क्या बन गया, अणु बन गया। अणु का मतलब ये होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रह सकता, ठीक है ना।
इसे कहते हैं हम लोग अणु। ये सब हमारे अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है चीनी, और बहुत सारे अणु हो सकते हैं, जैसे मैंने लिएगा C2H6, इसको कहते हैं हेक्सेन। ये एक तरह का हमारा अणु है। अब बात करते हैं हम लोग परमाणु की, ठीक है। परमाणु जब भी होता है तो वो अकेला होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा H, तो H जो है अकेला है। तो परमाणु का डिफिनेशन जो होगा है वो क्या होता है कि वह परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। अब जब अपर लेवल थोड़ा क्लास में जाएंगे तो आपको परमाणु और अणु के बारे में अलग से जो है चैप्टर रखा गया है, उसमें आप उसको जो है डीपली पढ़ सकोगे। यहाँ पर मैं आपको केवल जो इसका एक सिंपल डिफिनेशन दे दे रहा हूँ। परमाणु वो होता है जो स्वतंत्र अवस्था में जो है रह सकता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। से हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु कैसे बनता है, इस तरह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहरी के साथ होता है। नाइट्रोजन परमाणु कैसे बनता है, खट खट खट, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। तो ये सब प्रश्नों में आप लोग बनाए होंगे, नहीं बनाए तो देख लीजिएगा, इस तरह से बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की, जो हमारा मेन कक्षा 10 का है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने बात कहूँ, यहाँ पे जिंक लिखा है और यहाँ पे ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और जिंक है। इन दोनों का जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जब भी जिंक का और H2SO4 का अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ पर जो पदार्थ बना वो नया पदार्थ बना, ठीक है ना। तो ये हम लोग किसी का कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा उत्क्रमणीय और दूसरा वाला होता है अनुत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बताने के पहले मैं आपको अभिक्रिया के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि ये जो इधर होता है, जो अभिक्रिया होने के पहले जितने भी हमारे जो है पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ये पूरा हमारा अभिकारक है। और ये जो अभिक्रिया होने के बाद जो मिला है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो माने जिसमें अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ लिखा मैंने नाइट्रोजन और यहाँ लिखा हाइड्रोजन, और दोनों से क्या बना, अमोनिया बना, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो पदार्थ बना वो बना हमारा अमोनिया। इसको अभी मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा, कैसे बैलेंस करते हैं, 2 3 4 लगा के सब ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना अमोनिया। और ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह है यही हमारा उत्क्रमणीय का चिन्ह है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बन सकता है और अमोनिया से 2 भाग, अमोनिया जो है 2 भाग में टूटकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बना सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, ये हमारा सोडियम, ये हमारा क्लोरीन, ये दोनों मिल गए तो बना हमारा NaCl। और यही NaCl अगर दोबारा टूट गया तो सब लोग कहते हैं नमक। टाटा नमक देश का नमक है भैया। तो नमक से सोडियम और क्लोरीन भी बन सकता है और सोडियम और क्लोरीन से नमक भी बन सकता है। तो ये हमारा कैसा अभिक्रिया हुआ, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ना। लेकिन जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये उत्क्रमणीय का नहीं था, ये अनुत्क्रमणीय का था। इसका था अनुत्क्रमणीय। ध्यान दीजिएगा, उत्क्रमणीय जब भी अभिक्रिया होती है तो उसका जो चिन्ह लगता है कुछ ऐसे लगता है, और जब भी अनुत्क्रमणीय वाला अभिक्रिया होती है तो उसका चिन्ह इस तरह से लगता है, ठीक है।
तो ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है, अब ये वाला उत्क्रमणीय का चिन्ह है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो दोस्तों अगली लाइन है हमारी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, ठीक है। इसके बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन जो मेनली विशेषता है मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और पहला विशेषता ये है कि उसका अवस्था। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका अवस्था परिवर्तन होता है। जो हमारा पदार्थ होता है उसका अवस्था परिवर्तन हो सकता है। एग्जाम्पल मानते हैं ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है हमारा ऑक्सीजन। इन दोनों का जब अभिक्रिया कराया गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया, तो दोनों देखे गए थे यहाँ पे दोनों गैसियस स्टेट में थे, ठीक है। अब जब इनका अभिक्रिया कराया गया और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बना वो हमारा लिक्विड के स्टेट में था, माने द्रव की अवस्था में था। तो यहाँ पे इसे मान लीजिए कंटेनर में अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों को मिला दिया और कुछ देर बाद आया, देखिए अरे हाइड्रोजन गैस गया कहाँ हमारा, कोई सुसु करके तो नहीं चला गया वहां पर ये लिक्विड अवस्था अब अवस्था में पाया जाएगा ना। कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, लिक्विड। लिक्विड बनता है द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो सकता है कब, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब। रंग परिवर्तन दूसरा वाला है, रंग परिवर्तन। देखिए जब भी हम लोग आयरन को और कॉपर सल्फेट को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे जो बनता है हमारा आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर आ जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो हमारा ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे हमने इसमें मिक्स कर दिया आयरन को तो यहाँ जो बना वो बना हमारा ब्लू ग्रीन। यहाँ पे जो कलर हुआ कैसा हुआ, ब्लू ग्रीन हुआ ना। तो यहाँ पे देखो कलर बदला नहीं बदला, पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जब अभिक्रिया कर लिया आयरन से तो उसका जो कलर है चेंज हो गया, वो हो गया हमारा ब्लू ग्रीन। तो और ये होगा दूसरा हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी विशेषता जिसका होता है गैस का निकलना। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है भैया, दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, जैसे यहाँ पे जिंक लिखा है और यहाँ पे H2SO4 लिखा है, ठीक है। तो जब भी जिंक और H2SO4 का अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता ही निकलता है ना। तो यहाँ पे तो गैस निकला नहीं निकला, हाँ तो गैस निकलेगा, ठीक है। जब भी अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पेट में बहुत गैस हो गया ना, तो यानी आपके पेट में गैस हो गया मतलब क्या, आपके पेट में अम्ल की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है। उसको जो है नॉर्मल करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो है बाजार में से क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, गैसोफास्ट पता नहीं क्या क्या मार्केट में आए हैं, उसको जब हम लोग पीते हैं तो उसमें पाया जाता है क्षार। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे में मिलकर सॉल्ट बना देते हैं और वहाँ पे आपका गैस निकल जाता है। तो अम्ल क्षार में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें। अम्ल क्षार अगर मेरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक पार्ट का वीडियो डाल दिया है, यहाँ पे आई बटन डाल के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं लोग तापमान में बदलाव। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान में बदलाव होता ही होता है, जरूरी नहीं हमेशा होगा लेकिन होता है, ठीक है। तापमान में बदलाव ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा चूना, ठीक है। चूने को जब भी पानी में डालते हैं तो देखे होंगे आप लोग कि जो चूना है वो थोड़ा सा उबलने लगता है ना। क्यों उबलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसलिए ना। चूने को जब भी पानी डालेंगे तो उबलेगा। तो वही इसका अभिक्रिया मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए चूना है, ठीक है। इसको कहते हैं बुझा चूना। अब ये है हमारा जल, बुझा चूना। और जब भी जल का अभिक्रिया होता है तो ये बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यही हाई गर्मी, ठीक है। जैसे ये बंदा है, इसको जो है छुएगा पानी को तो देखोगे कितना गर्मी लगता है उसमें ना। तो यही हो गया है तापमान में बदलाव होने के कारण ही ऐसा हुआ ना। चलिए अच्छा चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो एक विशेषता भी और बचा हुआ है जिससे हम लोग कहते हैं परिक्षेपण का वर्णन। परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो कुछ चीजें गैस के रूप में ऊपर उड़ जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसके तली में बैठ जाती हैं। तो वही होता है हमारा प्रेसिपिटेशन या फिर परिक्षेपण भी कहते हैं इसको। तो अभी ये है हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका नाम है लेड नाइट्रेट और ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है लेड आयोडाइड और KNO3 माने पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इसको नाइटर भी कहते हैं सर, इसको देखिए बताएंगे भी कंफर्म नहीं है सर, नाइटर इसको बोलते हैं KNO3 को। तो यहाँ पे जो पदार्थ बना हमारा लेड आयोडाइड ये कहाँ पर था, ये तली में बैठ जाता है, इसीलिए इसको जो है प्रिसिपिटेट भी कहते हैं या फिर परिक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण होता क्या देखिए, और रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब भी उसके प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। प्रतीक तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रतीक के बारे में। प्रतीक क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो होता है हमारा H। क्या होता है H। नाइट्रोजन हो गया
नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। इसी प्रकार जितने भी हमारे परमाणु बने हुए हैं सबका एक प्रतीक होता है, जैसा कि आप आवर्त सारणी में देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रतीक। अब ध्यान देगा, मैंने क्या कहा, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है प्रतीकों के रूप में लिखना। कोई भी रासायनिक समीकरण आपने लिख लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन और यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, और यहाँ बन गया भैया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मुझे पता है मेरी राइटिंग कितनी हैंडसम है, मुझे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जब भी अभिक्रिया होता है तो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको शब्दों में लिखना कितना कठिन काम लग रहा है, शब्दों में लिखना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो रहा है और ज़्यादा जगह भी घेर ले रहा है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को सिंपल बनाने के लिए रासायनिक समीकरण बनाया गया। जैसे रासायनिक समीकरण से फायदा क्या हुआ, जैसे कार्बन है, अब इसको लिखना चाहो लिख सकते हो C, देख रहे हो कितना छोटा सा काम हो गया। ऑक्सीजन को लिखना चाहते हो लिख सकते हो O2, लिख सकते हो O2। अब जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन गया CO2, देख रहे हो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए ही रासायनिक समीकरण बनाया गया। शब्दों के बजाय अगर हम लोग प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा आसान समझ में आएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण बहुत सारे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है कुछ एग्जाम्पल जो रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, दोनों जब मिक्स होते हैं तो बनता है हमारा मेथेनॉल। अब ध्यान दीजिएगा ये जो मेथेनॉल है रासायनिक समीकरण में होता ना क्या है ना, देखो जो इधर वाला पार्ट होता है वो मैंने अभी बताया अभी आपको, इसको कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं अभिकारक। और जो इधर वाला साइड होता है माने अभिक्रिया बनने के बाद जो पदार्थ हमें मिलता है उसे कहते हैं हम लोग उत्पाद, क्या होता है उत्पाद। अब ध्यान से देखिएगा ये जो अभिक्रिया है ये ऐसे ही नहीं हो जाती है, इस अभिक्रिया को और फास्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का, इसका इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट, हिंदी में उसको कहते हैं उत्प्रेरक, क्या कहते हैं प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया को फास्ट कर दे, ठीक है ना। जैसे तो अब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया को थोड़ा सा फास्ट कर दे। तो अब ध्यान दीजिएगा ये जो चीज है इसको अगर हम लोग 340 एटीएम पर माने इतना प्रेशर देंगे इसको तब जाके ये बनेगा, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण होने के लिए जो टेम्परेचर होता है जो प्रेशर होता है वो भी मैटर करता है। टेम्परेचर, प्रेशर और जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं ये सब भी प्रभाव डालते हैं रासायनिक समीक्रिया के ऊपर, ठीक है। इसे आप देख लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि अब जो है हमेशा के प्रेशर कितना है ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता, कुछ अभिक्रियाओं में ये मैटर करता है। उतना उसको टेम्परेचर दोगे उतना उसको प्रेशर दोगे और वहाँ पे जो हम लोग उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे तब जाके वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। चलते हैं, धन्यवाद।